वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन और बी टुगेदर। हमें मौत से डर नहीं लगेगी अगर हम सब साथ हैं। यह स्टोरी लिखने वाले गॉर्डन कुक और एलन हेस्ट। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो यहाँ पे नरेटर है, कथाकार है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ही बता रहा होता है। उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम मैरी है, उसका बेटा है जॉनथन, उसकी बेटी है सुजैन, और उसके साथ दो और लोग होते हैं। एक का नाम होता है लैरी वर्जिल जो कि अमेरिका का रहता है, और एक का नाम होता है हर्ब सीजरन। तो यह हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब हम चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। स्टोरी की शुरुआत में नरेटर बताते हैं कि यह समय है जुलाई 1976 का, जब मैं, मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जॉनथन जो कि 6 साल का है, मेरी बेटी सुजाना जो कि 7 साल की है, हम लोग प्लायमाउथ इंग्लैंड से सेल कर रहे थे, समुद्र यात्रा कर रहे थे। और हम उस यात्रा को दोहराने वाले थे, उस विश्व यात्रा को दोहराने वाले थे जिसे 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। बहुत लंबे समय से मैरी और मैं, जो कि एक 37 साल का एक ओल्ड बिजनेस मैन हूँ, यह हमारा एक सपना था कि हम लोग समुद्र यात्रा करें। और इसके बारे में हम लोगों ने 16 साल से इसके बारे में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग समुद्र यात्रा करेंगे ब्रिटिश वाटर से होकर के। हम लोगों की एक बोट है, उस बोट का नाम हम लोगों ने वेव वॉकर रखा है, जो कि 23 मीटर लंबी और 30 टन की है, लकड़ी की बनी हुई, और उसे बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया है। उससे बहुत मेहनत लगे हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा समय लगा है उसे इस तरीके से बनाने के लिए कि वह किसी भी मौसम को झेल सके। हम लोगों ने हमारा पहला समुद्र यात्रा 3 साल के लिए किया था, जिसमें हम लोगों ने 1,05,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। वो भी कहाँ? तो हम लोगों ने वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका से केप टाउन तक की सफ़र किए। इस सफ़र के बाद हम लोगों ने वहाँ से 2 क्रू मैन को उठाया। क्रू मैन होते हैं जो प्रोफेशनली समुद्र यात्रा करते हैं। तो उनमें से एक था अमेरिकन लैरी वर्जिल और एक स्विस हर्ब सीगलर। लैरी वर्जिल अमेरिका का और स्विस हर्ब सीगलर स्विस का, स्विट्ज़रलैंड का। तो वो हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हम लोग अब कहाँ जाने वाले थे? साउथर्न इंडियन ओशन की तरफ जाने वाले थे। जब हम लोग केप टाउन से निकले तो बहुत ही ज़्यादा जोर की आंधी आने लगी, और कुछ हफ्तों तक यह आंधी ऐसे ही चलती रही। मेरे लिए आंधी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि मुझे समुद्र यात्रा करने का आदत रहा है। लेकिन अब यह आंधी 15 मीटर तक ऊंची उड़ जा रही थी, जिससे मैं थोड़ा चिंता में आ गया था। और अब समय आ जाता है दिसंबर 25 क्रिसमस का, और हम लोग केप टाउन से लगभग 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ पहुंच चुके थे। मौसम बहुत ही घोरा हो रहा था, काले बादल आ रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम लोगों ने हमारे क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया। अब आ गया था न्यू ईयर का समय। तो न्यू ईयर के समय में भी मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आया था, लेकिन अब कुछ बदलाव आने वाला था। समय और भी ज़्यादा बदतर होने वाला था। अब हो गई हमारी 2 जनवरी की सुबह। अब जो लहरें हैं वह बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही है, और हम लोग हमारी जहाज़ से हम लोग जा रहे थे, और समुद्र की लहरों के साथ हमारी जो जहाज़ है वह बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठ जा रहा था। समुद्र के लहरें ऊंचे उठ रही है, हवाएं तेज़ चल रही है, और इतना ज़्यादा तेज़ पानी की लहरें पड़ रही है कि हमारे कान भी लहर जा रही है। कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और हम अपना बोट स्लो करना चाह रहे थे। तो बोट स्लो करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा नाव था जिसका नाम था स्टॉर्म जेब। तो उसे हम लोगों ने क्या किया, उसे नीचे कर दिया हम लोगों ने।
रस्सी बांधने वाले रस्से से और उसे बहुत ही कठोर तरीके से बांध दिया और हम उसमें उतर गए और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे लाइफ जैकेट, तेल के टंकियाँ, ये सब हम लोगों ने रख दिया। सबसे पहला खतरनाक लहरों की शुरुआत शाम को 6 बजे हुई थी, जब चारों ओर सन्नाटा था। हवाएं चलना अचानक से बंद हो गई और आसमान में काले काले बादल घिर चुके थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी और हमारे चारों ओर बादल घेर चुका था। इससे हमें यह तो समझ में आ गया कि बादल नहीं है, लेकिन अब हमारी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि लहरें कहीं ना कहीं हमारी तरफ आ रही थी। पिछली बार जो समुद्र की लहरें उठी थी, इस बार वह समुद्र की लहरें लगभग 2 गुनी थी और यह हमारे जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा रहा था। अब बिजली बहुत तेज़ी से चमक रही है और हमें समझ में भी नहीं आ रहा हम क्या करें। हमें कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वह समुद्र की लहरें हमारे जहाज़ के ऊपर भी चढ़ जाएगी और समुद्र के लहरों के साथ पानी इतना जोर का लहर उठा रहा था कि हमारा पूरा का पूरा जहाज़ हिल चुका था। हमारा जहाज़ का छत भी पूरी तरह से हिल रहा था, दरार उसमें आ चुकी थी और अब जहाज़ में बहुत तेज़ से हरे और सफ़ेद पानी, मतलब पानी की लहर इतना ज़्यादा है कि हम उस बात को बता भी नहीं सकते हैं। और तभी मेरा सिर जहाज़ के एक चक्के, जिससे हम लोग जहाज़ को डायरेक्शन को बदलते हैं, उससे मेरा पड़ा और मेरी जो सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे लगा कि मेरी मौत नज़दीक है। मैं बेहोश होने लगा था। मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक से फिर मेरे सिर पे पानी लगती है और थोड़ी दूर पे हम लोग क्या देख पा रहे थे, जो हमारा वेव मेकर था, जो हमारा जहाज़ था, और जिस जहाज़ से हम लोगों ने क्या निकाला था, तो स्टॉर्म जिप को निकाला था, तो वह जहाज़ लगभग पलटने ही वाली थी, एकदम सीधा हो चुकी थी। तभी दूसरी ओर से एक और लहर आती है और हमारे जहाज़ को फिर पलट देती है, तो हमारा जहाज़ फिर हमारा सीधा हो जाता है। तो मैंने किसी तरीके से रेल्स को पकड़ करके, लोहे को पकड़ करके वेव वॉकर के जो मेन बूम था, जहाँ से वेव वॉकर हमारे जहाज़ को कंट्रोल किया जा रहा था, मैं वहाँ पहुँचा। और इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरानी भी होती है कि लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि लहरों ने मुझे भी उछाल दिया। किस तरीके से उछाल दिया? जिस तरह से चिथड़ी से बनी हुई कोई गुड़िया हूँ मैं, उस तरीके से उछाल दिया। अब ऐसे उछलने के बाद मेरा जो लेफ़्ट रिब था वो दरार आ चुका था और मेरे मुंह से खून भी निकल रहा था, मेरे दांत भी टूट चुके थे। लेकिन किसी तरीके से मैंने व्हील को पकड़ा और उसे तब तक पकड़े रहा जब तक कि अगला झटका नहीं आ जाए। मैं अपने जहाज़ को बचाना चाह रहा था ताकि मेरा परिवार बच जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पानी चारों ओर पानी थी। मुझे यह महसूस हो रहा था कि जहाज़ के अंदर पानी घुस चुका था, लेकिन मैं उस व्हील को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर मैंने व्हील को छोड़ दिया तो क्या होगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब वहीं पे मैरी आती है, वह चिल्लाती होती है कि हम लोग डूब रहे हैं, चारों ओर पानी है। तो मैंने चिल्लाया, इस व्हील को पकड़ो और मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वही दूसरी ओर लैरी और हर पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। अब चारों ओर हमारी जो जहाज़ थी उसकी इमारत टूट चुकी थी। चारों ओर जो भी जहाज़ का बाहरी हिस्सा था वो भी दरार आ चुका था। हमारी जहाज़ ख़राब हो रही थी।
किसी तरीके से मैं रेंगता हुआ अपने बच्चों के केबिन में गया और मैंने पूछा, क्या तुम लोग सब ठीक हो? जहाँ ऊपर के छत से आवाज़ आता है कि हाँ हम सब ठीक है, लेकिन सुई बोलती है लेकिन मेरे सिर पे मुझे कुछ चोट महसूस हो रहा है। और उसके सिर पे एक बहुत बड़ा, बोला जाए तो एक बम्प हो चुका था, जिसके कारण उसकी आंखें सूज चुकी थी। लेकिन मेरे पास उसके बम्प के लिए, उसके उभार के लिए, जो उसका सिर फूल चुका है, उसके लिए मेरे पास समय नहीं था। मैं ढूंढने लगा हथौड़ी को, स्क्रू को और कैनवस को, और वापस मैं डेक के पास गया जहाँ से जहाज़ को कंट्रोल किया जा सकता था। और हम लोग किसी तरीके से जितना भी पानी था उसे हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। मैं इस बात को भी सोच रहा था कि अगर इस जहाज़ की मरम्मत नहीं की गई तो हम लोग ज़रूर डूब जाएंगे। किसी तरीके से मैंने कैनवस को स्ट्रेच किया, वाटरप्रूफ हैच लगाया कि किसी तरीके से बचा दिया जाए, जितने भी गड्ढे हो चुके थे उसको ढकने लगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पानी आ ही रहा था। हालांकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की अपने जहाज़ को बचाने की, लेकिन हमारी समस्याएं यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जहाँ से हमारा पानी आता था, जिससे हम लोग जहाज़ में रह रहे थे, वहाँ का पानी कहाँ पे चला गया था? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बहता हुआ चला गया था। अब पानी का लेवल और हमारे लिए डरावना हो गया, क्योंकि पानी अब इलेक्ट्रिक पंप के पास भी पहुंच चुका है। मैं वापस डेक में आया और मैंने देखा कि सब चीज़ें धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और है 4 रूम फ्लोर पे। इलेक्ट्रिक पंप भी वहाँ पे ख़राब हो चुका था, तो इलेक्ट्रिक पंप नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको याद आता कि इलेक्ट्रिक पंप है, किसी तरीके से तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पंप नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अब रात हो चुकी है, बहुत ही सर्द हवाएं चल रही है चारों ओर। हमारा रेडियो भी हम लोग चाह रहे कि काम करे किसी तरीके से, लेकिन रेडियो में किसी भी तरह का सिग्नल हमें नहीं दिखा दे रहा था, क्योंकि हम देश के उस हिस्से में आ चुके थे जहाँ पे रेडियो सिग्नल्स काम भी नहीं करते। वही दूसरी ओर सुई का जो सिर था वो सूज गया था और उसके आँखों के पास काले काले धब्बे आ चुके थे और उसके सिर पे एक कट मार्क भी था। मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया? तो सुई ने मुझसे कहा, मैं आपको और भी ज़्यादा चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप ऑलरेडी हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 जनवरी के बाद 3 जनवरी का समय आता है कि वाटर लेवल अब इतना हो चुका था कि वाटर को हम लोग कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन फिर भी लीक तो हो रहा था, पानी आ रहा था। हम लोग बार बार बीच में जा कर के चेक कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी जहाज़ थे सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। साथ में हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था कि हम लोग क्या करें, किस तरीके से करें। किसी तरीके से 15 घंटा हमारा और बीत चुका, लेकिन मुझे यह पता था कि हमारा जो वेव वॉकर जो जहाज़ है वो हमें ज़्यादा समय तक नहीं झेल पाएगी और हमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने नक्शे को देखा और नक्शे में मुझे 2 छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे थे, जो लगभग 100-200 किलोमीटर दूर है ईस्ट की तरफ, जिनमें से एक का नाम है एल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। वहाँ पे फ्रांस के लोगों के द्वारा साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है और हमारी होप वही थी कि हमें किसी तरीके का आइलैंड मिल जाए ताकि हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी थी कि हवाएं भी हमारे साथ रहे। हवाएं बहुत तेज़ी के साथ चलेगी तो हम बहुत तेज़ी के साथ पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब हमारा धीरे धीरे फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। अब समय आ गया 4 जनवरी का। 36 घंटे तक हम लोगों ने बहुत सारे मेहनत की, पानी निकालने की सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी आ रहा था।
अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि पानी का स्पीड जो है वो और ज़्यादा हो जाए, लेकिन मौसम जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। रात भर मौसम पूरा बिगड़ रहा था। अब 5 जनवरी का समय आ गया, फिर सिचुएशन वैसे की वैसे। तो मैंने सोचा कि इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलो मैं अपने परिवार के साथ जाता हूँ, उनसे थोड़ी बातचीत करता हूँ। जिस पे जॉन बोलता है कि पिताजी क्या हम लोग मरने वाले हैं, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर वह बोलता है कि पिताजी अगर हम लोग मरने वाले हैं तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, अगर आप, मैं, सुई और मम्मी हम सब कुछ साथ है। अब मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं उसे बोलूँ तो क्या बोलूँ। मैं बस अपने बच्चों के केबिन से वहाँ से बाहर निकल गया, जो भी मेरे पास कुछ था, कि मुझे अपने स्टार बोर्ड को बचाना था। अब क्या हो गया कि मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी डैमेज पार्ट है उसे किसी तरीके से ठीक किया जाए, ताकि जहाज़ अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाए। अब क्या हो गया, हमारे पास 22 लीटर ही प्लास्टिक पैराफिन बची हुई थी फ्यूल के तौर पे। उसी शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठे हुए थे जहाज़ के पास, वही जो हमारा टूट चुका था। हमें यह लग रहा था कि अब हमारी मौत नज़दीक है, लेकिन हमारी वेव वॉकर ने हमारा बहुत साथ दिया। इतनी तूफ़ानी हवाओं को झेल चुका था। अब 6 जनवरी का समय आ गया, हवाएं थोड़ा आराम हो गई, तो मैंने कोशिश किया सेक्सटन को रीड करने का। सेक्सटन क्या होता है, कहीं भी डिस्टेंस को, कि एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कितना है उसको चेक करने के लिए सेक्सटन होता है। तो सेक्सटन में मैंने चेक किया, फिर वापस चार्ट रूम में गया, मैंने देखी कि विंड स्पीड कितना हो सकता है, सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करने लगा, और मुझे यह पता चला कि लगभग अगर किसी तरीके से सब कुछ सही होता है तो 65 किलोमीटर दूर पे ही हमारे लिए आइलैंड था। मैं जब इस बात को सोच रहा था तभी सुई दर्द में होते हुए मेरे पास आती है, और उसके चेहरे का लेफ़्ट साइड पूरी तरह से सूज चुका था। उसकी आंखों की हालत भी ख़राब थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया जिसे वह खुद बना के लाई थी। उसके फ्रंट में लिखा हुआ था, उसके फ्रंट में मेरी और मैरी के चेहरा बना हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे कुछ फ़नी लोग हैं, क्या उन लोगों ने तुम्हें हंसाने की कोशिश की। मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी, और उसके मैसेज था, ओह वाह आई लव यू बहुत, मतलब मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। या शायद उसके तरफ से एक थैंक यू कार्ड था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कहीं ना कहीं हमारे अंत निश्चय है। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैं बार बार चेक कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था कि क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अब हमारा कंपास भी खो चुका था। ऐसा ही होते रहा। तब दोपहर 2 बजे मैं डेक के पास गया, वही जिसे जहाज़ को कंट्रोल किया जाता है, और मैंने लॉरी को कहा कि 185 डिग्री तक डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर हम लोग लकी हुए तो हम लोग किसी न किसी तरीके से एक आइलैंड में 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब बहुत ही भारी दिल के साथ मैं नीचे आया। मेरा दिल भारी हो रहा था, और अब 6 बज चुके थे और चारों ओर अंधेरा हो चुका था। मुझे पता चल गया था कि शायद हम लोगों ने आइलैंड को मिस कर दिया, क्योंकि आइलैंड 5 बजे के आसपास हमें मिलता और मेरी नींद ही 6 बजे खुली थी। अब हमारे पास कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। तभी अचानक से मैं पूरी तरह से बिखरने लगा। तभी जॉनथन आता है और बोलता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। और सुई उसके बगल में थी। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। तो मेरे बेटे ने बोला, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो और सबसे बेस्ट कैप्टन हो। जिस पे मैंने बोला कि नहीं बेटा,
मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। तो सुई बोलती है, क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? हमें तो आइलैंड मिल गया। तभी मैंने चिल्लाया, क्या, सही में आइलैंड मिल गया? हाँ, वो हमारे सामने ही था। देखिए कितना बड़ा एरिया है। तो मैं वापस छत पे गया और वहाँ से देखने लगा और हम लोग एल एम्स्टर्डम पहुँच चुके थे। एल एम्स्टर्डम के बारे में बात करें तो वहाँ पे नमी की कमी थी, क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनिक रॉक था और थोड़े बहुत फसल भी उगते थे, लेकिन आइलैंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हम लोग उस रात वहाँ उतरे और अगली सुबह 28 लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से वहाँ पे स्वागत किया और हमारी पैरों के नीचे ज़मीन देख करके हमारी आंखों में आंसू आ चुके थे। इस खुशी का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। मैंने मैरी का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इतने कठिन समय में वह मेरे साथ रही। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुझे चिंता थी मेरी बेटी की, क्योंकि उसके सिर की सूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके सिर पे थक्का जम चुका था, खून का थक्का जम चुका था। तो उसके खून को हटाने के लिए उसका 6 छोटा छोटा ऑपरेशन करना पड़ा। वही मेरा 6 साल का बेटा, जिसे मौत से डर भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर मौत होती तो हम सारे के सारे परिवार के सदस्य एक साथ होते। यही होता है कि अगर हमारे साथ हमारा परिवार है तो सारे सुख दुख हम लोग साथ में बिताते हैं।